हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल ट्रेडिंग के बारे में। ये फंडामेंटल ट्रेडिंग होता क्या है और ये इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग से अलग क्यों है। फंडामेंटल ट्रेडिंग बेसिकली वैल्यू इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग का दोनों का कंबाइंड फॉर्म है। इन्वेस्टमेंट में जहां हमें 15 से 20% की रिटर्न मिलती है, और स्विंग ट्रेडिंग में हमें ज़्यादा भी मिलती है, कभी कभी लॉस भी होता है। लेकिन फंडामेंटल ट्रेडिंग में हमें जनरली 25 से 40% तक की प्रॉफिट होती है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशन। मोटे तौर पे हम लोग ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग से ज़्यादा रिटर्न देती है। जब फंडामेंटल ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा रिटर्न देती है तो फिर लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। आइए हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। ये हम लंबे समय से सुनते आ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जिसने भी पैसा कमाया वो जनरली इन्वेस्टर्स हैं। ट्रेडर्स का कहीं नामो निशान भी नहीं है। और अगर कहा भी जाता है कि ट्रेडर्स पैसा कमाए हैं तो उनकी नंबर्स बहुत कम है, मीन्स 1% से भी कम। और जब इन्वेस्टमेंट से पैसा बनता है, लोग प्रॉफिट कमाते हैं, तो फिर हम यहाँ पे ट्रेडिंग की बात क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक अलग तरह का ट्रेडिंग है। इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट का भी गुड पार्ट मिला हुआ है, स्विंग ट्रेडिंग का भी मिला हुआ है। और दोनों का हम बेस्ट पार्ट को लेने के बाद ही हम यहाँ पे फंडामेंटल ट्रेडिंग बोलते हैं। अब हम लोग फंडामेंटल ट्रेडिंग को डिटेल्स में समझते हैं। उसके बाद हमें क्लैरिटी होगी कि इन्वेस्टमेंट से ये अच्छा क्यों है, और स्विंग ट्रेडिंग से तो वाकई ये अच्छा होगी। तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली फंडामेंटल ट्रेडिंग दो कंपोनेंट से मिलके बना है। पहला है ग्रोथ इन्वेस्टमेंट और दूसरा है वैल्यू इन्वेस्टमेंट। तो इसके बारे में हम अभी एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, एक है ग्रोथ इन्वेस्टमेंट और दूसरी है वैल्यू इन्वेस्टमेंट। लेकिन हम लोग फंडामेंटल ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टमेंट को लेते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात नहीं होती है। और जो दूसरी एस्पेक्ट है वो है टेक्निकल एनालिसिस। और ये टेक्निकल एनालिसिस को भी हम लोग बाद में डिटेल्स में बात करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो वैल्यू इन्वेस्टर्स वो होते हैं बेसिकली जिसमें वो किसी भी स्टॉक्स के वैल्यू को एनालाइज करते हैं, आई मीन इंट्रिंसिक वैल्यू की। और हम उसके फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद देखते हैं कि क्या इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू जो शेयर प्राइस अभी प्रेजेंट में है उससे ज़्यादा है या कम है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब है कि उस शेयर में वैल्यू अभी बची हुई है और उस शेयर में इन्वेस्ट किया जा सकता है। और अब हम दूसरी बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। तो टेक्निकल एनालिसिस समझने से पहले हम लोग एक फेमस कोट के बारे में बात करेंगे। ये फेमस कोट चार्ली मंगर सर का है, जिसमें उन्होंने कहा है बाइंग अपॉर्चुनिटी इज़ रेयर। ये इतना छोटा है बट इसकी मीनिंग काफ़ी बड़ी है। इसमें चार्ली मंगर सर का कहना था कि दुनिया की कितनी भी बड़ी स्टॉक हो, उसमें हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है। और जब बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है तब मार्केट की सेंटीमेंट अच्छी नहीं होती है। तो दुनिया का सबसे अच्छा स्टॉक को भी अगर हम लोग सेलेक्ट करें तो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत कम टाइम के लिए होती है। या तो उसमें न्यूट्रल कंडीशन होगी या फिर सेलिंग कंडीशन होगी। लेकिन अगर हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी के टाइम पे अगर उसको हम बाई करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कम हो जाए, क्योंकि प्राइस वो पहले से ओवर प्राइस्ड है। और उसके जो वैल्यू अप्रिसिएट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और यही एक वजह है कि इन्वेस्टमेंट में हमें जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कम रहती है, क्योंकि हम उस स्टॉक को उस टाइम भी होल्ड करते हैं जिस टाइम में उसे बेचना चाहिए, या उस टाइम पे उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है शेयर प्राइस से कंपेयर में। हम लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि बाइंग ए गुड स्टॉक इन बैड टाइम इज़ द रीज़न वाई रेट ऑफ रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन फंडामेंटल ट्रेडिंग। तो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि किसी भी अच्छे स्टॉक को गलत टाइम पे बाई करना और फिर उसमें वेट करना, इससे रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि उसका फंडामेंटल उस समय में मैच नहीं कर रहा होता है। और इसी चीज़ को हम समझेंगे कि बाइंग अपॉर्चुनिटी कब आती है और किन स्टॉक्स में आती है। और इसी को हम लोग टेक्निकल एनालिसिस से समझते हैं।
और टेक्निकल एनालिसिस से समझने के बाद हमें पता चलता है कि किस स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और चूंकि किसी एक स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम होती है, तो फिर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, तो हमें बहुत सारे स्टॉक्स को एनालाइज करना होगा। और जब बहुत सारे स्टॉक्स को एनालाइज करना होगा तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन सा सेक्टर चल रहा है, कौन सा सेक्टर नहीं चल रहा है, किस कंपनी के रिजल्ट कैसी आई है। तो एक एक करके करने से हमें काफ़ी टाइम लगेगी और हो सकता है कि हमें सही रिजल्ट का पता भी ना हो। तो अब हम लोग इसके बारे में आगे समझते हैं डिटेल्स में। अब तक हम लोग समझे कि फंडामेंटल ट्रेडिंग क्या होता है और फंडामेंटल ट्रेडिंग का कंपोनेंट क्या क्या है। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में समझते हैं कि इसकी क्या स्ट्रेटेजी है। तो सबसे पहले हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। और बाइंग अपॉर्चुनिटी इतने सारे स्टॉक्स है, करीब 3500 से 4000 स्टॉक्स है। और अभी तो इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टॉक्स का बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोग एक वेबसाइट है screener.com, उसमें हम लोग सारे स्टॉक्स को फिल्टर करते हैं। और ये जो फिल्टर की क्राइटेरिया है, ये कम्प्लीटली स्किल वाली काम है, क्योंकि कोई फिक्स रूल नहीं होती है। हर एक ट्रेडर का अलग अलग पर्सनालिटी होता है, उसका थिंकिंग पैटर्न अलग होता है, उसका पेशेंस अलग तरह का होता है। तो सारे लोगों का फिल्टर करने की जो क्राइटेरिया वो काफ़ी अलग है। मेरा कुछ अलग होगा, आप जब करोगे तो आपका भी अलग होगा। तो हम बेसिकली इसमें बहुत सारे फिल्टर्स लगाते हैं, जिसे हम फिनांशियल मैट्रिक्स या रेशियोज बोलते हैं। और जब हम उसमें वो लगाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि कितने सारे स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली बेटर है। और जब फंडामेंटली अच्छे कंपनियों का जब हम फिल्टर करके निकालते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम जोड़ते हैं वो है इस क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी है, तभी हम उसको उस स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, तो शेयर में मोमेंटम नहीं आएगा, और मोमेंटम नहीं आएगा तो फिर स्विंग ट्रेडिंग का कोई मायने नहीं है, क्योंकि उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी ही नहीं। तो सबसे पहले हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद में हम उसमें एक छोटा सा चार्ट पैटर्न एनालिसिस करते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस एबनॉर्मली ग्रो तो नहीं किया है, ये काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएट या डिप्रिसिएट तो नहीं किया है। क्योंकि उस तरह के स्टॉक्स में सेंटिमेंट जब ख़राब होती है, तो उसमें रिवर्स होना काफ़ी मुश्किल होता है। तो बस हम उसमें बेसिकली एक छोटा सा चार्ट पैटर्न एनालिसिस करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि शेयर की प्राइस जो है वो काफ़ी दिनों से आसपास है, या थोड़ी सी ऊपर है, या थोड़ी सी नीचे है। और अगर थोड़ी ऊपर या थोड़ी नीचे है, उसके बाद में हम उन स्टॉक्स को सेलेक्ट करके अलग करते हैं। और जो भी यूफोरिया के कारण या जिस भी वजह से एबनॉर्मली ऊपर या नीचे गए हैं, हम उनको जनरली इग्नोर करते हैं। अब तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर वो कंपनी का फंडामेंटल ओके है, वो भी हम लोग उसमें एक एक करके रिसर्च करते हैं। जो भी बचे हुए स्टॉक्स है, उसमें एक एक करके हम लोग उसमें फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और ये एनालिसिस कैसे करते हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। और जब फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम उन सारे स्टॉक्स में एक एक करके चार्ट पैटर्न एनालिसिस करते हैं। और जब हम चार्ट पैटर्न एनालिसिस करते हैं, तो चार्ट पैटर्न अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ है, क्योंकि इतने सारे चार्ट पैटर्न हैं आज मार्केट में, हमें पता ही नहीं होता है कि किस चार्ट पैटर्न को यूज कब करना है। तो मेरे हिसाब से एक या दो या तीन चार्ट पैटर्न, उससे ज़्यादा यूज करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि मास्टरी एक या दो में करने से आपको रिटर्न अच्छी आएगी। अब सारे चीज़ों का नॉलेज होगा, तो आप फिर किसी में भी पैसा नहीं कमा पाओगे। तो चार्ट पैटर्न एनालिसिस को भी हम लोग आने वाले वीडियोज में बात करेंगे। तो बेसिकली हम उसमें चार्ट पैटर्न एनालिसिस करते हैं। चार्ट पैटर्न एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ हम लोग एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट के लिए करते हैं। और जब हमें देखते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है, उसमें एंट्री पॉइंट भी बन रही है और एक एग्जिट पॉइंट भी बन रही है, और पोटेंशियल गेन भी करीब 15% या उससे ज़्यादा है, तो फिर उस स्टॉक को हम लोग कह सकते हैं कि उस स्टॉक में हम लोग एंट्री किया जा सकता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि एंट्री पॉइंट जो है, मान लीजिए कि एंट्री पॉइंट 100 रुपीज़ है और शेयर प्राइस अभी 95 है, तो हम लोग डेफिनेटली उसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर शेयर प्राइस 105 से ऊपर है, तो फिर हमें यहाँ पे एंट्री करने के लिए सोचना चाहिए। इसलिए क्योंकि फिर हमारी रेट ऑफ रिटर्न है वो काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी शेयर प्राइस 5% ऊपर है, तो रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी कम हो जाएगी। तो हमें उसमें वेट करना चाहिए, या फिर नेक्स्ट स्टॉक को ढूंढना चाहिए। लेकिन अगर 5% से कम है, तो हम उसमें बाई कर भी सकते हैं और या वेट कर सकते हैं।
क्योंकि 1 या 2% एंट्री पॉइंट से ऊपर होना, अ, तो उसमें वेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, हम उसमें एंट्री कर सकते हैं। और जितने भी बाकी स्टॉक्स है जिसकी एंट्री पॉइंट से शेयर प्राइस काफ़ी ऊपर है, तो हम उसका ट्रैक रिकॉर्ड करते हैं। और ये ट्रैक रिकॉर्ड हम लोग गूगल शीट में भी कर सकते हैं, और या आप जैसे करना चाहे कर सकते हैं। तो मैं गूगल शीट में करता हूँ, और इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि उसमें अभी प्रेजेंट में करंट मार्केट प्राइस एग्जिट पॉइंट से कितना ऊपर है या नीचे है। और जब वो रेंज में आ जाता है किसी भी मार्केट कंडीशन में, तो हम उसमें एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि एक एक स्टॉक को डेली हर दिन चार्ट पैटर्न खोल के देखना, ये रियली बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर एक जगह पे लिस्ट है और वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है, तो आप तुरंत उसे देख सकते हो और उसे आप समझ सकते हो। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि कंपनी की फंडामेंटल अच्छी है, इसका मतलब कंपनी अच्छी है, मीन्स वो एक अच्छा स्टॉक है। और टेक्निकल एनालिसिस से हम उसमें टाइमिंग की बात करते हैं। हालांकि टाइमिंग कभी भी सही या गलत ये कोई नहीं बता सकता है, लेकिन एक मोटा मोटी हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंपनी का चार्ट पैटर्न एनालिसिस अगर सही है और प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस अगर एक अच्छा एक स्किल्ड आदमी कर रहा है, तो वहाँ टाइमिंग की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो एक अच्छे स्टॉक को अच्छे टाइम में बाई करने से हमारी CAGR जो रिटर्न है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटल ट्रेडिंग अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस पे लेने की बात करता है। अब हम लोग फंडामेंटल ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला फीचर है, फंडामेंटल ट्रेडिंग के लिए हमें कभी भी स्टॉक्स मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि करीब 3500 से 4000 स्टॉक है, मैंने पहले ही बता चुका है। और कभी भी सारे स्टॉक्स ओवर वैल्यूड या सारे स्टॉक्स अंडर वैल्यूड नहीं होते हैं, क्योंकि ऑपरेटर के पास इतना पैसा होता ही नहीं है कि वो सारे स्टॉक्स में सेल कर सके या बाई कर सके। क्योंकि अगर वो ऐसा कर पाते तो फिर ये कोई बहुत बड़े कंपनी का मालिक होते। ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे फिर कभी यहाँ पे, आ, फिर कभी बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे, हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे कि स्टॉक्स हमेशा हमें अवेलेबल मिलेगी, और बस हमें उसे ढूंढना है। और ढूंढना भी काफ़ी मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी कई सारे स्किनर ऐप हैं। तो स्किनर.com में जाके हम उसे फिल्टर करके स्टॉक ढूंढ सकते हैं। फंडामेंटल ट्रेडिंग की सबसे बड़ी खास बात यह भी है कि हम सही टाइम पे किसी स्टॉक को रखते हैं। और इन्वेस्टमेंट में हम सही टाइम हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस टाइम भी हम उसे होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो CAGR है वो हमें इन्वेस्टमेंट के कंपेयर में ज़्यादा मिलती है। अब हम तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जिसमें कहा गया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि हम लोग फंडामेंटल ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं हैं, बिल्कुल नहीं लगाते हैं। और ये बात तो हुई कि ट्रेडिंग कभी कर रहे हो और स्टॉप लॉस भी नहीं लगा रहे हो, तो फिर तो अच्छी खासी लॉस हो जाएगी। तो इसके बारे में फंडामेंटल ट्रेडिंग ये कहता है कि किसी भी स्टॉक को आपने फंडामेंटली अच्छे से रिसर्च किया है, उसमें आपने एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट टेक्निकल एनालिसिस से आपने एनालाइज किया है। अगर ऐसे में उस स्टॉक में अगर उसकी प्राइस काफ़ी कम हो जाती है एंट्री पॉइंट से, तो वो तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कंपनी आपको और सस्ती मिल रही है। और उसमें ऊपर आने की चांसेस इसलिए है क्योंकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। और हम लोग इसको थोड़ी सी यहाँ पे समझते हैं, बाकी डिटेल्स बाद में समझेंगे। अगर हाईएस्ट एवर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट है, तो हम ये मान सकते हैं कि कंपनी एक सपोर्ट बना चुकी होगी। और अगर क्वार्टरली प्रॉफिट काफ़ी अच्छी है, तो मिस उस शेयर में एक मोमेंटम आया होगा, पॉजिटिव मोमेंटम। तो यहाँ से नीचे जाने की चांसेस बहुत कम होती है, जब तक कि एक्सट्रीम यूफोरिया या बेयरिश मार्केट ना हो। तो फंडामेंटल ट्रेडिंग में हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, वही हम स्विंग ट्रेडिंग प्योरली टेक्निकल एनालिसिस से करते हैं। तो वहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना बनता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि वो फंडामेंटली कैसी है, तो फिर वो नीचे जा भी सकती है। लेकिन फंडामेंटल ट्रेडिंग में हम जब स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, तो इससे हमें और एक बहुत बड़ी बेनिफिट होती है। जितने भी बड़े बड़े FII DII हैं, उन्हें पता होता है कि किस स्टॉक में किस लेवल पे स्टॉप लॉस लगे हैं। और जब उसे उस शेयर को खरीदना होता है उन लोगों को, तो वो जानबूझ के उसको उस प्राइस रेंज में लाते हैं जहाँ पे स्टॉप लॉस लगी हुई है।
और वो उसे हिट कराते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे अच्छा खासा माल उन्हें मिल जाएगा, और सारा माल वहाँ पे सस्ते प्राइस में बटोरने के बाद उस प्राइस में रैली आती है। तो ये गलती हमें कभी नहीं करनी है, और इसके बारे में हम बाद में फिर कभी बात करेंगे। बस यहाँ पे ये इतना समझना है कि ए गुड स्टॉक एट चीप प्राइस इज वर्थ बाइंग, नॉट सेलिंग। तो यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि फंडामेंटल ट्रेडिंग गिव्स हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न इन कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट एंड स्विंग ट्रेडिंग। और यही एक वजह है कि हम लोग फंडामेंटल ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेडिंग की जगह में देनी चाहिए। लेकिन मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कई सारे स्टॉक्स मिलेंगे, वो भी आपको फंडामेंटल ट्रेडिंग के लिए जो स्क्रीनिंग है उसी के रूट पे मिलेगी। उसमें आपको कई सारे ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो काफ़ी अंडर वैल्यूड है, काफ़ी हाई पोटेंशियल है, काफ़ी हाई ग्रोथ है। ऐसे स्टॉक में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न देते हैं। लेकिन उसे ढूंढने के लिए भी आपको फंडामेंटल ट्रेडिंग के थ्रू ही ढूंढना होगा, तो ये भी एक एडिशनल बेनिफिट है। तो फंडामेंटल ट्रेडिंग बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस होता है जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। तो हम लोग अगले वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस भी कैसे करते हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस जो ट्रेडिंग के लिए करते हैं वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अलग कैसे होता है। थैंक यू।